हेलो दोस्तों, मैं अभी मिश्रा अभी की बातें सीरीज़ का एक और नया लेक्चर इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के ऊपर आज उसकी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं। एक और नए लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं जिसमें हम लोग सीखेंगे इन्वेस्टमेंट के मोटिव के बारे में। मतलब हम अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा मोटिव क्या होता है, हमारा उद्देश्य क्या होता है, हम किस उद्देश्य से कहीं इन्वेस्ट करते हैं, कौन से उद्देश्य से हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे जहाँ भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट का उद्देश्य हम लोग समझेंगे, मोटिव समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं इन्वेस्टमेंट के मोटिव टॉपिक। तो ये है मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट। आज के इन्वेस्टमेंट के लेक्चर में मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिसमें हम लोग सबसे पहला मोटिव जानेंगे रेगुलर इनकम के बारे में। मतलब मोटिव में हमारा सबसे पहला मोटिव है रेगुलर इनकम। अब ये रेगुलर इनकम क्या होता है सर? बिल्कुल भी अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा सबसे पहला मोटिव, हमारा सबसे पहला उद्देश्य यही होता है कि हम सर अगर कहीं पैसा अपना लगा रहे हैं तो वहां से हमें कुछ ना कुछ हमेशा मिलते रहना चाहिए, रेगुलर इनकम हमेशा होते रहना चाहिए। तो ये है रेगुलर इनकम, है ना। नियमित रूप से हमारी आय बनी रहनी चाहिए, रेगुलर रूप से हमारा इनकम होते रहना चाहिए, चाहे वो इंटरेस्ट के रूप में हो, चाहे वो डिविडेंड के रूप में हो, चाहे प्रीमियम के रूप में हो, जैसा भी हो हमारा रेगुलर इनकम होते रहना चाहिए। दूसरा है हायर रेट ऑफ रिटर्न। अब ये हायर रेट ऑफ रिटर्न क्या होता है? हायर रेट ऑफ रिटर्न का मतलब कि नॉर्मली हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हमारा रेट ऑफ रिटर्न हायर होना चाहिए। इसका मतलब उच्चतम दर से हमें रिटर्न यानी प्रत्याय मिलना चाहिए। किससे उच्चतम, किससे हायर मिलना चाहिए? तो नॉर्मली अगर देखिए, अगर नॉर्मली हम बात करें तो बैंक में अगर हम पैसा रखते हैं तो अगर सेविंग अकाउंट में रखते हैं तो सेविंग अकाउंट आजकल लगभग 3% के आसपास है, और अगर फिक्स डिपॉजिट की बात करें तो लगभग 6% के आसपास है। तो फिक्स डिपॉजिट में भी अगर हम पैसा रख दें तो हमारा पैसा सिक्योर रहता है, सेफ्टी रहता है, ऐसा हम मानते हैं। तो अगर पैसा सेफ्टी के साथ है, लेकिन ये भी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट पे जो रिटर्न मिलता है, मतलब जो सेविंग में और फिक्स डिपॉजिट में जो हम इन्वेस्टमेंट करके पैसा रखते हैं, हम इस उद्देश्य से रखते हैं कि हमारा पैसा सुरक्षित रहे, हम रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। बट अगर हम वहां से निकाल करके पैसा कहीं और इन्वेस्ट कर रहे हैं का मतलब हम रिस्क ले रहे हैं। ऐसा हम मानते हैं कि हम इन्वेस्टमेंट कहीं और कर रहे हैं तो रिस्क ले रहे हैं, और जब हम रिस्क ले रहे हैं का मतलब ये हुआ कि सर रिस्क है तो रिटर्न भी है। बोलते हैं ना, जहाँ रिस्क है वहीं रिटर्न है। तो कहने का मतलब कि अगर हम कहीं रिस्क ले रहे हैं, बैंक के अलावा कहीं और दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, रिस्क ले रहे हैं, तो वहां से रिटर्न भी हमारा बैंक रेट से हायर होना चाहिए। हायर रेट ऑफ रिटर्न, हायर रेट ऑफ रिटर्न मतलब बैंक रेट से ज्यादा रेट से रिटर्न हमको मिलना चाहिए। कम से कम जो बैंक रेट अभी फिलहाल चल रहा है, या जब भी जहां भी बैंक रेट जितना चल रहा होता है उससे ज्यादा ही हमको रिटर्न मिलना चाहिए। अगर नहीं तो क्या मतलब है कहीं और इन्वेस्ट करने का? चुपचाप अपना पैसा बैंक में रखिए, है कि नहीं। तो इसलिए अगर हम कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो हमारा मोटिव होना चाहिए कि हमको बैंक रेट से ज्यादा हमको कमाना है, इसलिए हम कहीं और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हमारा मोटिव ये है हायर रेट ऑफ रिटर्न। तीसरा, मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटी। जी हाँ, जैसे कि लास्ट लेक्चर में भी चर्चा किए थे कि कई सारे ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे एनएससी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स होते हैं, कुछ गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती हैं जैसे पोस्ट ऑफिस सेविंग डिपॉजिट्स होते हैं, जिसमें अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो गवर्नमेंट कहती है कि आपको हम उतने अमाउंट पर, जितना कि आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उतने अमाउंट पर हम आपको टैक्स का बेनिफिट देंगे। मतलब उतने रुपए पर आपका इनकम हम नहीं मानेंगे, उतना छूट दे देंगे, टैक्स का आपको बेनिफिट दे देंगे। तो हम इस उद्देश्य से भी मोटिव भी हमारा ये भी मोटिव हमारा रहता है कि हम लोग अगर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उतने का टैक्स, उतने रुपए पर टैक्स हमको नहीं देना पड़ेगा। हमारा पैसा भी कहीं इन्वेस्ट हो जाएगा, उस पर रिटर्न भी मिलेगा, और उस उतने अमाउंट पर जितना कि हमने कहीं इन्वेस्ट किया उतने अमाउंट पर हमें टैक्स भी नहीं देना पड़ेगा। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। तो ये भी हमारा मोटिव रहता है कि हम उन चीजों में इन्वेस्ट करें जिससे कि गवर्नमेंट हमको टैक्स बेनिफिट दे दे। तो कुछ एग्जांपल्स बताएं, इसके बारे में और डिटेल में हम लोग आगे पढ़ेंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। मिनिमाइजिंग द टैक्स लायबिलिटी लास्ट लेक्चर में भी चर्चा किए थे। आगे है लिक्विडिटी। अब ये लिक्विडिटी क्या होता है? लिक्विडिटी का मतलब तरलता। लास्ट लेक्चर में भी आई थिंक लिक्विडिटी हम पढ़ाए थे आप लोगों को। तो लिक्विडिटी का मतलब होता है तरलता। मतलब ऐसे जगह इन्वेस्ट कीजिए जो आसानी से कैश में, लिक्विड का मतलब कैश में कन्वर्ट हो जाए। हमें किसी ऐसे ही एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए जो कि आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसी को हम लोग बोलते हैं लिक्विडिटी। लिक्विड कितना है वो, कौन जिस एसेट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं वो लिक्विड है कि नहीं है, मतलब आसानी से कैश में कन्वर्ट हो सकता है कि नहीं। होता है कभी कभी जरूरत अचानक से हमको पड़ जाता है पैसों की, तो हम चाहते हैं कि हमारा पैसा तुरंत ही हमको रिटर्न हो जाए, मिल जाए, उसके लिए हमें लिक्विड एसेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। तो लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए भी हम लोग कुछ एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। जैसे फिक्स डिपॉजिट में पैसा रखेंगे तब तो वो फिक्स रहेगा, निकलेगा नहीं जल्दी। तो
ऐसे किसी एसेट में इन्वेस्ट क्यों ना किया जाए कि हमको जब पैसे की जरूरत लगे तब हमको पैसा अपना मिल जाए। नेक्स्ट है एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल। एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल का मतलब क्या हुआ कि हमारा जो पूंजी है जितना हमने लगाया है वो एप्रिसिएट हो रहा है, मतलब उसमें वृद्धि हो रहा है। मतलब सिंपल सी बात है, अगर हम कहीं पैसा लगाएंगे तो उस पर कुछ ना कुछ रिटर्न तो मिलेगा ही, और मिलेगा तो हमारा जो पैसा है वो पैसा और पैसा बढ़ेगा, मतलब पैसे से ही पैसा हम कमा करके हमारे अपने पैसे को और आगे बढ़ाएंगे। तो एप्रिसिएशन ऑफ कैपिटल उसको बोलते हैं। और लास्ट में हमारा यहाँ पर टू काउंटर इन्फ्लेशन, यहाँ पर है मीडिया है टू काउंटर इन्फ्लेशन। टू काउंटर इन्फ्लेशन मतलब क्या हुआ इसका? टू काउंटर इन्फ्लेशन का मतलब हुआ कि हम लोग अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट, इस मुझे लगता है कि इन सब में सबसे ज्यादा डिटेल में समझने लायक यही है। टू काउंटर इन्फ्लेशन, जरा समझिए इसको डिटेल में। इन्फ्लेशन को काउंटर करना है, मतलब कि इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है? इन्फ्लेशन का मतलब हिंदी में इसको बोलते हैं मुद्रास्फीति। मुद्रास्फीति उसको काउंटर करना है, मतलब मुद्रास्फीति से हमें जीतना है, उसको काउंटर करना है। इसका मतलब क्या हुआ? अब मुद्रास्फीति को जरा डिटेल में समझते हैं। मुद्रास्फीति मतलब क्या होता है? सिंपल शब्दों में अगर हम आप लोगों को इन्फ्लेशन समझाएं तो यही कहेंगे कि देखिए, पैसों का वैल्यू बढ़ रहा है और वस्तुओं और सेवाओं का वैल्यू पैसों का वैल्यू घट रहा है, और पैसों का वैल्यू घटने के बाद वस्तुओं और सेवाओं का जो वैल्यू है वो बढ़ रहा है। मतलब अगर इसको अच्छे से बोला जाए तो ऐसे बोलेंगे कि वस्तुओं और सेवाओं का वैल्यू जो है बढ़ रहा है, लेकिन हमारे पैसे का वैल्यू घट रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं इन्फ्लेशन। मतलब एक एग्जांपल अगर दें तो हम ये ऐसे बोल सकते हैं कि जैसे आज अगर 100 रुपया में हम 1 लीटर पेट्रोल खरीद पा रहे हैं या कोई भी वस्तु खरीद पा रहे हैं, तो अगले साल इन्फ्लेशन के वजह से अगले साल वो 100 रुपया में 1 लीटर नहीं मिलेगा, बल्कि वो 100 रुपया में अगले साल कम मिलेगा। मतलब वस्तुओं का कीमत बढ़ गया, लेकिन पैसा जो 100 रुपया हो 100 रुपया ही अगर हम कॉन्सेंट रखते हैं, तो जितना 1 लीटर या 1 किलो जो भी सामान हम खरीद पा रहे थे उतना हम अब नहीं खरीद पाएंगे, उससे कम ही खरीद पाएंगे, यानी कम ही मिलेगा। इन्फ्लेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, उसको बहुत डिटेल में समझेंगे हम लोग आने वाले और लेक्चर्स में, क्योंकि ये जितने हम टॉपिक्स वर्ड्स देख रहे हैं ये सब कुछ बड़े बड़े टॉपिक्स के रूप में हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में, और प्रैक्टिकल नॉलेज के साथ पढ़ने वाले हैं। तो आइए पहले हम ये इन्फ्लेशन के बारे में थोड़ा सा और बता दें। एट प्रेजेंट अप्रॉक्सीमेटली, देखिए जो इन्फ्लेशन है ये ड्यूरिंग द पीरियड ये बदलते रहता है, ओवर द टाइम ये बदलते रहता है, ये माने कि कभी कुछ रहता है कभी कुछ रहता है, ये कोई फिक्स नहीं होता है, ये फिक्स नहीं होता है। इन्फ्लेशन ये बदलते रहता है, टाइम टू टाइम बदलते रहता है। एट प्रेजेंट अगर हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में अप्रॉक्सीमेटली 7.5 या 8% के आसपास इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। बाकी कंट्री में कहीं बहुत ज़्यादा भी है, कहीं बहुत कम भी है। अगर हम बाकी कंट्री की बात करें तो यूएस में 9.5% के आसपास है। अगर हम बात करें अपने पाकिस्तान देश के बारे में, तो पाकिस्तान में लगभग 10% प्लस इन्फ्लेशन रेट चल रहा है। अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में तो अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा है, ऋषि सुनक हमारे प्रधानमंत्री बने, वहाँ की स्थिति बहुत खराब हुई पड़ी थी, तो वहाँ पर जो इन्फ्लेशन रेट है अप्रॉक्सीमेटली 14% तक चला गया है, 14-15% तक चला गया है। यूके का स्थिति बहुत खराब है। ऐसे ही बहुत सारे देशों में अभी इन्फ्लेशन एकदम छाया हुआ है, इन्फ्लेशन चल रहा है, बहुत तेजी से महंगाई बढ़ रहा है। पाकिस्तान में भी वही हाल है, यूएस में भी वही हाल है, इंग्लैंड में भी वही हाल है, बांग्लादेश में भी वही हाल है, श्रीलंका में भी वही हाल है। तो कहने का मतलब कि इन्फ्लेशन रेट हमारे इंडिया का अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम अपने पड़ोसी देशों से बात करें तो बाकी देशों से अभी इन्फ्लेशन इंडिया का ठीक है, यानी इंडिया की स्थिति ठीक है। लेकिन फिर भी अगर बात करते हैं इन्फ्लेशन इंडिया में लगभग 8% भी अगर मानते हैं, 8%, आप गूगल सर्च कर सकते हैं इन्फ्लेशन रेट इन इंडिया, आपको पता चल जाएगा। तो इन्फ्लेशन रेट अगर 8% है का मतलब ये हुआ कि आज का जो 100 रुपया है, मतलब 100 रुपया में जो वस्तु आज मिल जा रहा है, लेट सपोज मान लेते हैं 1 किलो सब्जी कोई मिल जा रहा है 100 रुपये में, या 1 किलो कोई सामान मिल जा रहा है, या 1 लीटर कोई सामान मिल जा रहा है 100 रुपये में, वो 1 लीटर सामान अगले साल खरीदने के लिए, 1 किलो सामान अगले साल खरीदने के लिए 100 रुपया नहीं बल्कि उससे ज्यादा रुपया, 8% ज्यादा रुपया लगेगा। मतलब 8% से उस वस्तु की, उस सेवा की जो वैल्यू है वो 8% से बढ़ जाएगी। अगर सिंपल शब्दों में इन्फ्लेशन को कहें तो इन्फ्लेशन का मतलब कि जितने परसेंट का इन्फ्लेशन है, मतलब अगले साल उतने परसेंट से महंगाई बढ़ जाएगा, उतने परसेंट से वस्तु और सेवाओं का जो दाम, वस्तुओं और सेवाओं का जो कीमतें हैं, जो प्राइस है वो बढ़ जाएगी। तो सर अगर इन्फ्लेशन का मतलब वस्तु और सेवाओं का कीमत बढ़ जा रहा है, तो सर क्यों ना हमारा पैसा भी जो 100 रुपया है वो अगर अगले साल 108 रुपया 110 रुपया बढ़ जाता है तो हमको कोई असर नहीं पड़ेगा। मतलब ये हुआ कि सर अगर मान लीजिए अगर हम अपने पैसे को अपने यहाँ कबर्ड में लाके घर में रख देते हैं अलमीरा में बंद करके, तो 100 रुपया ही रहेगा ना। अगर बैंक में रखते हैं, सेविंग अकाउंट में रखते हैं, तो 2 से 3%, 4% ज़्यादा बढ़ेगा।
लेकिन सर महंगाई तो 8% बढ़ रहा है ना। मतलब ये हुआ सर टू काउंटर इन्फ्लेशन का मतलब कि हमें इन्फ्लेशन को काउंटर करना होगा, इन्फ्लेशन से महंगाई से लड़ना होगा। का मतलब ये हुआ कि अगर 8% से महंगाई बढ़ रहा है तो हमारा पैसा भी कम से कम 8% से बढ़ना चाहिए या उससे ज्यादा बढ़ना चाहिए, कम से कम 8% या उससे ज्यादा से बढ़ना चाहिए। तो यही मतलब है टू काउंटर इन्फ्लेशन का कि हमारा जो पैसा है वो इन्फ्लेशन से कहीं ज्यादा तेजी से हमारा पैसा भी बढ़ना चाहिए ताकि ये महंगाई का असर हम पर बुरा ना पड़े। इसलिए इन्फ्लेशन को टारगेट करते हुए भी हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब हमें उन्हीं एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जो हमें इन्फ्लेशन रेट से ज्यादा और बैंक रेट से भी ज्यादा हमको क्या दे, रिटर्न दे। इन्फ्लेशन रेट और बैंक रेट दोनों को ध्यान में रखते हुए हमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मतलब अगर हम किसी बॉन्ड में, किसी डिवेंचर में या किसी अदर टाइप के एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं जो 8%, 10% या 12% तक का रिटर्न दे रहा है तो वेरी गुड, अच्छा है, क्योंकि इन्फ्लेशन भी काउंटर हो जाएगा और बैंक रेट से भी ज्यादा है। तो इस तरीके के अगर इन्वेस्टमेंट है तो जरूर करने चाहिए। तो इस तरीके से हम लोग सीखेंगे डिटेल में कि इन्वेस्टमेंट कहाँ करें, क्यों हम लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं। आज आपने सीखा मोटिव ऑफ इन्वेस्टमेंट करने के मोटिव क्या होते हैं। ऐसे ही डिटेल में एक एक वर्ड को हम लोग सीखेंगे, एक एक टॉपिक को हम लोग सीखेंगे और इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के बारे में डिटेल नॉलेज गेन करेंगे। तो ऐसे ही डिटेल नॉलेज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कर दीजिए जो भी सीखना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट और शेयर मार्केट के बारे में। अगर आपने हमारे प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन लिंक में मिल जाएगा प्रीवियस लेक्चर के लिंक। तो ऐसे ही देखते रहे शेयर मार्केट और इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।